कानून शहादत ऑर्डर 1984 यानी लॉ ऑफ एविडेंस के कानून को इस्लामी हुकाम के मुताबिक बनाने के लिए कि जिस तरह कुरान पाक और सुन्ना में इसका तयन किया गया है इस पर नज़रसानी की जाए, इसमें तरमीम की जाए और इसे यकजा किया जाए। और कानून शहादत का असल काम यानी बुनियादी काम फैक्ट्स फाइंडिंग का होता है, इसलिए इसको एन एडजेक्टिव लॉ भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि प्रोसीजर्स के या प्रैक्टिस के जो रूल है, कानून शहादत इन तमाम चीज़ों का मजमुआ है। कानून शहादत ऑर्डर का आगाज़ 30 मुहर्रम आराम 1405 हिजरी में हुआ और ये पूरे पाकिस्तान में वसअत पजीर होगा। कानून शहादत ऑर्डर का इतलाक तमाम अदालतों पर होगा बशमूल कोर्ट मार्शल ट्रिब्यूनल्स, वो अदालत जिनका इख्तियार समाअत पूरा और वो अदालतें जिनका इख्तियार समाअत नीम हो, उन तमाम अदालती कार्रवाई पर इसका इतलाक होगा माँ सिवाय सालिसी के यानी पंचायत जरगा, जिनको आम जुबान में आर्बिट्रेशन कहा जाता है, यहाँ पर इनका इतलाक। कानून शहादत ऑर्डर आर्टिकल 2 इंटरप्रिटेशंस, ये आर्टिकल ताबीरात से मुतलिक है तावक्त के मौजू से या सियाक व सबाक से कोई अमर उसके मनाफी ना हो तो अदालत की मानी में तमाम जजेस, मैजिस्ट्रेट और वो अमला जो अदालत में काम करने वाले अदालत में शुमार होंगे, माँ सिवाय वो सालिस जिनको कानूनी तौर पर जवाज हासिल हो शहादत हासिल करने के लिए वो अदालत में नहीं आते। बाकी तमाम काम करने वाले अफराद अदालत के मानी में शुमार होते हैं। आर्टिकल 2 क्लास बी डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज, तहरीर या लिखाई ये एक डॉक्यूमेंट है। प्रिंटेड वर्ड्स यानी छपे हुए अल्फाज ये भी एक दस्तावेज है। नक्शा किसी मुल्क का, किसी सूबे या रियासत का या किसी इलाके का, ये भी एक डॉक्यूमेंट है। खाका किसी घर का, ये भी एक दस्तावेज है। मेटल के ऊपर लिखाई या पत्थर के ऊपर लिखाई ये भी एक दस्तावेज है। आइंस्टाइन की मज़ाक़खेज़ या मिस्टर बीन की मज़ाक़खेज़ तस्वीर ये भी एक डॉक्यूमेंट है। आर्टिकल 2 क्लास सी एविडेंस यानी शहादत, ओरल एविडेंस या जुबानी शहादत, when a court permits or requires to be made it by witnesses, अगर कोर्ट इजाजत दे या लेने की जरूरत हो कोर्ट के रूबरू बजरिया गवाहान, इसको जुबानी शहादत कहते हैं। इसके साथ साथ दस्तावेजी शहादत यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जिसमें लिखाई, छपे हुए अल्फाज, नक्शा, खाका, कैरिकेचर यानी मज़ाक़खेज़ तस्वीरें, कार्टून वगैरह, वो तमाम जो डॉक्यूमेंट्स में यकजा किए गए हो उसको प्रोड्यूस किया जाए बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ इंस्पेक्शन के लिए, उसको दस्तावेजी एविडेंस कहते हैं। आर्टिकल 2 क्लास डी फैक्ट, हकीकत, सच्चाई या असल मालूमात, कोई भी शे या उस शे की आलत से मुराद पौधे से दरख्त बनना या गाली से या गाली गलोच से लड़ाई पे उतर आना, बचपना, लड़कपन, जवानी, ताबुजुर्गी, ये सारे आलात है। सुनना, देखना, किसी मुद्दे के ऊपर अपनी ओपिनियन रखना, ये एक फैक्ट है। एक काम गुड फेथ से करना, अपने आप को फ्रॉडुलेंटी से बचाना, ये भी एक हकीकत है। खुदा न खास्ता अगर ए मुल्जिम हो बी के कत्ल का, ये एक फैक्ट है। अगर ए कत्ल करे बी को, ये भी एक फैक्ट है। अगर बी प्रोवोक करे ए को, ये भी
قانون شہادت آرڈر 1984 آرٹیکل 3 آف وٹنسز، یعنی یہ آرٹیکل گواہان سے متعلق ہے کہ کون کون گواہی دے سکتا ہے۔ تمام افراد، مرد و زن، بچہ و بڑا، اندھا و بہرا، کوئی جسمانی یا ذہنی بیماری کیوں نہ ہو، اگر عدالت ان کے سامنے سوالات رکھے اور وہ ان سوالات کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہو اور ان کا عقلی اور منطقی جواب دے سکتے ہو، تو تمام کے تمام افراد شہادت دینے کے قابل ہوں گے۔ تمام افراد گواہی دے سکتے ہیں، مگر ایک شرط ہے کہ کسی عدالت نے دروغ الفی یا جھوٹی گواہی دینے کے لیے سزا دی ہو، تب ایسے افراد گواہی دینے یا شہادت دینے کے مجاز نہیں رہیں گے۔ وہ افراد جو دروغ الفی یا جھوٹی گواہی دینے کی سزا میں نائل ہو چکے ہو شہادت کی مد میں، اگر وہ دوبارہ اپنی پرانی زندگی پر تائب ہو جائے اور اپنی اصلاح کرے اور کورٹ کو یہ اطمینان ہو جائے کہ وہ تائب ہو چکے ہیں اپنی پرانی زندگی سے، تب وہ دوبارہ شہادت دینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ عدالت کسی شخص کی گواہی کی اہلیت کا تعین احکام اسلام کی روح سے کرے گی، جس طرح کہ ان کا تعین قرآن پاک اور سنہ میں کیا گیا ہے، مقرر کردہ شرائط کے مطابق کرے گی، اور جب کہ ایسا گواہ اگر موجود نہ ہو تو عدالت ایسی گواہ کی شہادت لے سکے گی جو دستیاب ہو۔ مجنون شہادت دینے کے قابل ہے تاوقت کہ ان کے سامنے سوالات اگر رکھے جائے اور وہ ان سوالات کو سمجھے اور وہ ان کے معقول جوابات دے تو وہ شہادت دینے کے مجاز رہیں گے۔ 8-9 سال کا بچہ اگر بیان دے اور اس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ سوالات سمجھتا ہے اور ان کے دانشمندانہ عقلی اور منطقی جوابات دیتا ہو، تو اس کو اس لیے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کمسن ہے۔ قانون شہادت آرڈر 1984 آرٹیکل 4 ججز اینڈ مجسٹریٹس، کسی جج یا مجسٹریٹ سے ان سوالات یا ان سماعتوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو ان کی عدالتوں کے سامنے پیش ہوئے ہو، مگر سپیریئر عدالت بحکم خاص ماتحت عدالت کو پابند کرا سکتی ہے کہ ان سوالات یا ان سماعتوں کے بارے میں وہ جوابات دے۔ جیسا کہ اگر عدالت سیشن میں ایک ملزم اپنی سماعت کے دوران یہ الزام لگائے کہ فلانے مجسٹریٹ نے میرے سے ناجائز بیان لیا تھا، تو ایسے سوال کا جواب مجسٹریٹ سے پوچھا نہیں جائے گا، بشرط کہ بحکم خاص ان سے پوچھا نہ جائے۔ دوسری مثال لیتے ہیں کہ عدالت سیشن میں ایک ملزم پر یہ الزام وکیل صاحب عائد کرے کہ فلانے مجسٹریٹ صاحب کے سامنے اس نے جھوٹی گواہی دی تھی، لہٰذا آپ فلانے مجسٹریٹ سے یہ پوچھے کہ انہوں نے یہ جھوٹی گواہی دی تھی یا نہیں، تو ایسے سوال کے جواب کا پابند وہ مجسٹریٹ نہیں رہے گا until and unless کہ ایک حکم خاص اس ماتحت عدالت کو نہ پہنچا ہو۔ ایک اور اگزامپل لیتے ہیں کہ ایک ملزم ہے، اس کی پیشی یا اس کی سماعت سیشن کے سامنے روبرو تھی، دوران سماعت اس پر attempt to murder کا الزام عائد ہوا، تو تب اس سیشن جج سے اس واقعے کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ قانون شہادت آرڈر 1984 آرٹیکل 5 کمیونیکیشنز ڈیورنگ میرج، وہ باتیں جو زمانہ ازدواج میں کی گئی ہو، کسی میاں بیوی جو شادی شدہ ہو یا رہ چکے ہو، وہ باتیں، وہ آلات جو انہوں نے ایک دوسرے کو مطلع کیا ہو، ان کو ڈسکلوز کرنے کے لیے میاں بیوی کو مجبور نہیں کیا جائے گا
अनलेस वो अपनी रजामंदी ना दे या उनका कोई काय मकाम मुफाद ना हो। दूसरा, अगर उनका आपस में कोई मुकदमा हो तब, या दोनों में से एक ने अगले के खिलाफ जुर्म का इर्तिकाब किया हो तो मुकदमा चलाने के लिए वो एक दूसरे के खिलाफ बात कर सकते हैं या जो बातें की गई हो उनको कोर्ट के रूबरू पेश कर। कानून शहादत ऑर्डर 1984 आर्टिकल 6 एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट। ये आर्टिकल अमूर मुमलिकत से मुतलिक शहादत की है, यानी किसी ऐसे शख्स को इजाज़त नहीं होगी कि अगर उनके पास सरकारी रिकॉर्ड से अनपब्लिश मवाद हो तो वो कहीं पे वो शहादत पेश नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस उस महकमे का हेड यानी हाकिम हाला जो मुतलिका महकमा है इजाज़त दे कि वो शहादत पेश करे या ना करे। यहाँ पे अमूर मुमलिकत से मुराद ये है कि वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत या इन दोनों में से या इनकी निगरानी में कोई आईनी बॉडी, कॉरपोरेशंस या बड़ी कंपनियां उनका रिकॉर्ड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन सरगर्मियों का जो सनती हो या तिजारती हो तमाम के तमाम शामिल है। कानून शहादत ऑर्डर 1984 आर्टिकल 7 ऑफिशियल कम्युनिकेशंस, यानी ये आर्टिकल सरकारी इत्तलाहात या मालूमात पर मबनी है। किसी सरकारी ओहदेदार या ऑफिसर को मजबूर नहीं किया जाएगा कि अगर उनको बाएतबार ओहदा इत्तलाहात या मालूमात मिले हो और उस ऑफिसर को इस बात का खदशा हो कि उनके डिस्क्लोजर से सरकारी मुफाद को नुकसान पहुंच सकता है। यहाँ पे सरकारी इत्तलाहात से मुराद कि वो तमाम इदारे जिनका ताल्लुक वफाकी हुकूमत से या सूबाई हुकूमत से है, जिनमें तमाम आईनी बॉडीज़, कॉरपोरेशंस, कंपनियां और वो मालूमात जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन सनती या तिजारती सरगर्मियों के बारे में हो, वो भी इनमें शामिल है। लॉ ऑफ एविडेंस कानून शहादत 1984 आर्टिकल 8 इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंसेस, यानी ये आर्टिकल इर्तिकाब जुर्म से मुतलिक इत्तला के बारे में है। किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को इस बात पर मजबूर नहीं किया जाएगा कि जुर्म के इर्तिकाब के हवाले से इत्तला उनको कहाँ से मिली और उनके ज़राए क्या है। इसके साथ साथ टैक्स कलेक्टर को भी इस बात पर मजबूर नहीं किया जाएगा कि मुहासिल खाने वालों की इत्तला उनको कहाँ से मिली और उनके ज़राए क्या है। लॉ ऑफ एविडेंस यानी कानून शहादत ऑर्डर 1984 आर्टिकल 9 प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस, ये आर्टिकल पेशा वराना इत्तलाहात के बारे में है। एक वकील पाबंद रहेगा उन तमाम इत्तलाहात, मामलात और मालूमात के हवाले से जो कि इसके क्लाइंट ने उसको अपने मुकदमे के हवाले से फराम किए हो या अपने किसी रिश्तेदार के ज़रिए फराम की हो, बशर्ते कि वो खुद अपनी रजामंदी जाहिर ना करे और ये रिश्ता बाद अज मुकदमा भी कायम होगा। मगर कुछ ऐसे आलात हैं जहाँ पे राजों का अफशा हो जाना वकील साहब पे लाजिम होगा, जैसा कि अगर उनका क्लाइंट उनको कहे कि फलानी ज़मीन या जायदाद की इलीगल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है और उसको मैं कब्जा करने वाला हूँ, तब ऐसे राज का अफशा हो जाना वकील साहब पर लाजिम हो जाएगा। लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल 10 इंटरप्रेटर्स, यानी ये आर्टिकल चैम्बर में काम करने वाले तर्जुमानों, क्लर्क्स और बाकी स्टाफ के हवाले से है। यानी कि जो बातें या मामलात एक वकील और उनके क्लाइंट के बीच में तय हुई, उन बातों के अमानतदार ये अमला भी है। यानी उन्होंने भी आर्टिकल 9 का इतलाक अपने ऊपर करना है, जैसा कि एक वकील अपने ऊपर करता है। लॉ ऑफ एविडेंस
evidence, Article 11, privilege not waived by volunteering evidence, यानी रजाकाराना शहादत देने से हक ज़ायल नहीं होता। अगर बरी के मुकदमा अज खुद या अपनी खुशी से या कोर्ट के बुलाए जाने से या कोई और तरीक़ाकार हो शहादत दे तो इससे ये तस्वुर नहीं लिया जाएगा कि उनका हक ज़ायल हुआ। वो हक जो आर्टिकल 9 में वकील और क्लाइंट और उनके स्टाफ के बीच का तस्करा है वो हक कायम रहेगा। अगर इसी मुकदमे में वकील को बुलाया जाए कि आपके साथ मैंने ये चीज़ें शेयर की तो आप इसके ऊपर गवाही दें, तो जितने सवालात पूछे जाए वकील से तो वकील ने सिर्फ उतने सवालात के जवाबात देने, उसको लिबर्टी एट लार्ज नहीं होगी कि वो तमाम चीज़ों को डिस्क्लोज करे फ्रॉम ए टू ज़ेड कहानी को सुनाए, क्योंकि बात अज मुकदमा बात अज खुद यानी क्लाइंट की तरफ से अज खुद खुशी से वॉलंटियर हो जाना शहादत के लिए उनका हक कायम रहेगा। लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल 12, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशंस विद लीगल एडवाइजर्स, यानी कानूनी एडवाइजर्स के साथ राजदारी की बातें कोई अदालत या ट्रिब्यूनल या वो मजाज इदारे जो अदालती या नीम अदालती समाअती इख्तियारात रखते हो किसी भी शख्स को मजबूर नहीं करेगी कि वो शहादत दे था वक्त के कि वो खुद अपने आप को बतौर गवाह पेश करे, तब अदालत उसको मजबूर कर सकती है इतने शहादत के लिए जो दरकार हो और उसकी तशरीह की ज़रूरत हो, बकाया चीज़ों के लिए अदालत मजबूर नहीं करेगी। लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल 13, प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड ऑफ विटनेस नॉट अ पार्टी, यानी गवाह की दस्तावेज़ मलकियत की पेश साजी जो बरी के मुकदमा ना हो। कोई गवाह जो बरी के मुकदमा ना हो किसी जायदाद से मुतलिक अपनी दस्तावेज़ात मलकियत या दस्तावेज़ात हकीकत या कोई ऐसी दस्तावेज़ जिसकी बदौलत वो किसी जायदाद पर बतौर गर्वीदार या मरतन काबिज हो, या कोई ऐसा दस्तावेज़ जिसकी पेश साजी उसको मुजरिम ठहरने का बायस हो सके, पेश करने पर मजबूर नहीं किया जाएगा तावक्त के उसने बजरिया तहरीर उनके पेश करने का इकरार किसी ऐसे शख्स को किया हो जो मुस्कुरा दस्तावेज़ात को पेश करना चाहता हो या किसी ऐसे शख्स से जिसके ज़रिए वो दावेदार हो। लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल 14, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच another person having possession could refuse to produce, यानी दस्तावेज़ात की पेश साजी जिनके पेश करने से उन पर काबिज कोई दूसरा शख्स इनकार कर सकता हो। किसी शख्स को ऐसी दस्तावेज़ात की पेश साजी पर मजबूर नहीं किया जाएगा जिनके पेश करने से इनकार करने का किसी दूसरे शख्स को हक होता हो जो उन पर कब्जा रखता हो, तावक्त के वो खुद अपनी कंसेंट या रजा दे उन डॉक्यूमेंट्स को पेश करने के लिए। लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल 15, विटनेस नॉट एक्सक्यूज्ड आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट, यानी गवाह को इस बिना पर किसी सवाल का जवाब देने से माफ़ी नहीं मिलेगी कि जिससे वो मुजरिम करार पाए। गवाह किसी मुकदमा दीवानी या फौजदारी की कार्रवाई में किसी मामले की निस्बत किसी सवाल का जवाब देने से इस बिना पर माफ़ नहीं किया जाएगा कि सवालात के जवाब देने से वो मुजरिम ठहरेगा या बेनिकाब हो जाएगा बिल वास्ता या बिला वास्ता, या गवाह की किसी किस्म की सज़ा या किसी चीज़ की ज़ब्ती हो जाएगी, मगर शर्त ये है कि ऐसे जवाब से जिसके देने के लिए किसी गवाह को मजबूर किया जाएगा उसके खिलाफ किसी किस्म की गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, या किसी फौजदारी कार्रवाई में उसके खिलाफ ये बयान साबित नहीं किया जाएगा, मगर कानूनी कार्रवाई में अगर वो झूठी गवाही दे फिर गिरफ्तारी या गिरफ्तार हो जाने का अंदेशा या खतरा हो सकता। लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल 16, अकम्प्लिस यानी शरीक जुर्म,
شریک جرم کسی ملزم شخص کے خلاف شہادت دینے کا اہل ہوگا ما سوائے حدود کے کیسز میں، اور کوئی سزا یابی محض اس بنا پر ناجائز نہیں ہے کہ وہ کسی شریک جرم کی غیر تصدیق شدہ شہادت کی بنا پر صادر ہوتی ہے۔ لا آف ایویڈنس آرٹیکل 17 کمپیٹنس اینڈ نمبر آف وٹنسز، یعنی گواہوں کی اہلیت اور تعداد۔ شہادت دینے کے لیے کسی شخص کی اہلیت اور مقدمے میں مطلوبہ گواہوں کی تعداد احکام اسلام کے مطابق متعین کی جائے گی، جس طرح کہ قرآن پاک اور سنت میں ان کا تعین کیا گیا ہے، تاوقت کے نفاذ حدود سے متعلق کسی قانون یا کسی دیگر خصوصی قانون میں بصورت دیگر قرار نہ دیا گیا ہو۔ مالیاتی یا آئندہ آنے والے کیسز میں اگر ان کو ضبط تحریر میں لایا جائے، دستاویز پر 2 مردوں کی یا 1 مرد 2 عورتوں کی گواہی ہوگی، تاکہ اگر ضروری ہو ایک دوسرے کو یاد دہانی کرا سکے، اور شہادت حسب حال پیش کی جائے گی، اور تمام دیگر معاملات میں عدالت 1 مرد 1 عورت یا ایسی دیگر شہادت قبول کر سکے گی یا اس پر عمل کر سکے گی جس طرح کے مقدمہ کے آلات کا تقاضا ہو۔